कि फॉरेन प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, इट सीम्स मोर रियल नाउ फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स आल्सो। तो इस पर सबसे पहले तो आपकी राय बताइए। मीर देखिए, पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान में कोल्ड शॉर्टेज हुई है। 2014 में भी इस प्रकार की कोल्ड शॉर्टेज हुई थी, मगर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के अंदर फिर कोल्ड शॉर्टेज सेटल हो गई थी। मगर इस समय चैलेंज मीर यह है कि 2014 और 2021 के अंदर जो फंडामेंटल पावर की डिमांड है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। उस समय एक हम डाउनटर्न के अंदर थे, कमोडिटी और केपेक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पावर कंजम्पशन कम थी, आपका जो वाइट गुड पेनिट्रेशन था, आपका जो एसी पेनिट्रेशन था, आपका जो बेसिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेनिट्रेशन था वो काफ़ी कम था। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पावर डिमांड की ड्रॉप जिस पे कई विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी पावर ड्रॉप अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर आएगी। हालांकि थोड़ी सीजनैलिटी फैक्टर ज़रूर होता है, बारिश हुई है, कोल माइनों में इस बार पानी भर गया था, तो इस समय थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। मगर ये जो कोल की शॉर्टेज है जिसकी वजह से मर्चेंट पावर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पावर और लोड शेडिंग की बातें चल रही हैं, यह मुझे लगता है कि एक मुश्किल दौर ज़रूर रहेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट क्या आएगा मीर? अगर पावर शॉर्टेज आती है तो पावर शॉर्टेज की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह बढ़ेगा, जो सप्लाई ऑलरेडी इस समय जो सप्लाई चेन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी हैं वह अंडर प्रेशर रहेगी। सो वी कुड बी इन फॉर नॉट अ शॉक बट वी कुड बी इन फॉर अ सप्लाई क्रंच एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 और 3 months। और जहाँ पे मर्चेंट पावर की हम बात करते हैं मीर, वो मर्चेंट पावर की वजह से अगर आप देखें तो जो कंपनी मर्चेंट पावर में है वो हिंदी में हम बोलते हैं ना कि उनके लिए इस समय सोने पे सुहागा है, बिकॉज बिजनेस है। अगर शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस समय जो भी कंपनी पावर से रिलेटेड है, स्पेशली मर्चेंट पावर, IEX जैसे एनर्जी एक्सचेंज हो गई, या फिर जिन JSPL जैसे कंपनियों जिनके पास मर्चेंट पावर की कैपेसिटी ज़्यादा है, इस समय उन कंपनियों को काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। तो इन कंपनियों को फायदा अगर हमने देखा भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से स्पर्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिला भी। लेकिन साथ ही रिलायंस की डील पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रिलायंस वाज ऑलवेज एम्बिशियस अबाउट क्लीन एनर्जी, और अब इस डील के बाद अब लगभग 100 गीगावाट एनर्जी जो है वो पॉसिबल हो पाएगी विद दिस एक्विजिशन। आप कैसे देख रहे हैं इस एक्विजिशन को, जहाँ हम जानते हैं कि चाइना पे इतनी डिपेंडेंस इक्विपमेंट्स की, लेकिन इस डील के बाद इंडिया किस तरह से पोजिशन दिख रहा है? देखिए, एक तो होती है लॉन्ग टर्म पिक्चर, क्या इंडिया का एनर्जी सोर्स चेंज हो रहा है? द आंसर टू दैट इज़ कम्प्लीटली येस, बिकॉज आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, भले वो कोल हो भले वो क्रूड हो। तो क्या फर्स्ट टाइम हम एक बड़ी गवर्नमेंट प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर की साझेदारी देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या इंडिया का जो फ्यूचर एनर्जी सोर्स है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर काफ़ी चेंज हो जाएगा? द आंसर टू दैट इज़ येस। रिलायंस इस समय, उन्होंने AGM में मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि वह एक क्लीन एनर्जी के अंदर काफ़ी बड़ा निवेश करने वाले हैं। $10 बिलियन का निवेश की बात हो रही थी। उन्होंने 2 बड़े एक्विजिशन करे हैं, और दोनों बड़े एक्विजिशन इस बात को दर्शाते हैं दैट रिलायंस इज़ मूविंग वेरी फास्ट इन देयर इंटायर न्यू एनर्जी बिजनेस। रिलायंस के पास जगह है, कैश है, विजन है, विल है और इम्प्लीमेंटेशन की स्किल है। तो जहाँ तक रिलायंस की हम बात करते थे, 10 साल पहले हम बोलते थे रिलायंस वाज ओनली अ वन ट्रिक पोनी, ओल्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी। देन दे मूव्ड इनटू टेलीकॉम, उसके बाद उन्होंने रिटेल की स्थापना करी, उसके बाद उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म बनाया, उसके अंदर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ का निवेश करा, उसके बाद 4G की टेक्नोलॉजी करी। मगर अब रिलायंस बोल रहा है कि भाई जो बड़ी से स्केलेबल साइजेबल अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है वो क्लीन फ्यूल और वो ESG रिलेटेड थीम्स में है। तो रिलायंस एक तरह से एक सिग्नल दे रहा है दैट इंडिया के एनर्जी नीड्स बदल रही हैं और उसमें रिलायंस एक भागीदारी करेगा। मीर, आप देखिए, जो भी बड़े भारत में बड़े परिवर्तन आए हैं, रिलायंस ने उसमें हमेशा एक रोल प्ले करा है। अगर आप देखिए टेलीकॉम के अंदर जिस प्रकार के प्राइसेस हुए हैं, जिस प्रकार की ब्रॉडबैंड आई है, रिलायंस ने उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण
रोल प्ले करा है। अगर रिलायंस जियो नहीं होता तो आज कई सर्विसेज, स्टार्टअप, कई चीज़ों पे जिस तरह से हम घर से बैठ के बात कर रहे हैं, कई चीज़ें वास्तविक, ये कई चीज़ें रियलिटी में नहीं होती। तो मेरा यह मानना है कि रिलायंस इज डूइंग ऑल द हेवी लिफ्टिंग एंड दे विल हैव अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले एज इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू शिफ्ट देयर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो इसमें रिलायंस का मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है प्रियंका, शॉर्ट टर्म नहीं। मगर लॉन्ग टर्म में रिलायंस हमें बता रहा है दैट व्हाट आर दे केपेबल ऑफ एंड हाउ स्मार्टली दे आर एबल टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस वेयर दे कैन स्केल अप एंड पुट फ्यूचर कैपिटल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को जो खबर आई थी एयर इंडिया की, वो हालांकि है तो एयर इंडिया से जुड़ी हुई खबर, लेकिन उसने कई दरवाजे खोल दिए ऐसा लगता है। क्या BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कोर, इन सबको देखना चाहिए? क्योंकि जो 68 साल में चीज़ें हुई हैं, जो सरकार की कोशिश थी पिछले 15 साल से इसको बेचने की, आखिरकार वो परवान तो चढ़ ही गई। अब BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन, कॉन्कोर, क्या इस पर कुछ इमीडिएट असर आ सकता है बाजार पे? जब भी देखिए, एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है, और मैं इसलिए इसको बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट बोलूँगा बिकॉज अब सरकार के दो अगर आप बड़े खर्चे देखें तो सबसे बड़ा सरकार ने जो पूंजी डाली है वह बैंक्स, PSU बैंक्स की रिकैप में डाली है, उसके बाद एयर इंडिया में डाली है। तो एयर इंडिया एक तरह से एक बर्डन हो चुका था। इस बर्डन को सरकार को अपनी बैलेंस शीट से हटाना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था, और एक प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट रहा है, ये इजी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, एयर इंडिया को उस लेवल पर हम लेकर आए इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल्स, जो एक प्राइवेट कंपनी फॉर टाटास टू कमिट 18,000 crores टू एयर इंडिया, ऑब्वियसली उनको पता है कि उनको एक फ्यूचर वायबिलिटी दिखती है, तभी उन्होंने कमिट करा है। तो कॉम्प्लिकेटेड डिसइन्वेस्टमेंट को भारत सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से अप्रोच करा है। जाहिर है अगर सरकार इस साल LIC का IPO, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर एक या दो कोई छोटे मोटे डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है स्ट्रेटेजिक तौर पे, सो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा ईयर होगा इन टर्म्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रोक गवर्नमेंट रिफॉर्म। मगर जी हाँ, ये बात सही है कि जो छोटे डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी ज़रूर चल रही है। लैंड का इशू कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर है, BPCL के अंदर हमने देखा था कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट नहीं आया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। मगर शेयर बाज़ार आगे देखता है, आई एम श्योर शेयर बाज़ार में सब यही बोलेंगे कि इफ़ गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू गो अहेड विद अ कॉम्प्लिकेटेड एंड अ कॉम्प्लेक्स डिसइन्वेस्टमेंट लाइक एयर इंडिया, जिसके अंदर लेबर इशूज़ थे, डेट इशूज़ थे, और टाटा जैसी बड़ी कंपनी ने उसमें कंपनी को खरीदा है, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट नाउ अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस वाइबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, B they can overlook lot of policy changes if there is a will, there is a way। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, मेरा यही मानना है। BPCL, IDBI बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इन सब शेयरों पे अब नज़र जोर की रखनी चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मार्केट के लिए फ़िलहाल ट्रेंड वही लग रहा है, इनवर्ड लुकिंग जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट सीज़न, ये जो खबरें चल रही हैं, वो सारी ज़्यादा असर करेंगी बाज़ार पे कंपेयर टू ग्लोबल क्यूज़? मीर, देखिए इस समय आपको थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर रहना होगा, बिकॉज हम एक अर्निंग सीजन के मिडिल में है। इस हफ्ते वी विल हियर फ्रॉम IT कंपनीज, और TCS के नतीजों के बाद जाहिर है इन्फोसिस, विप्रो, उस पर लोग नज़र रखेंगे। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड अबाउट प्राइवेट बैंक्स। पर मेरा ये मानना है मीर कि अगर आप एक रिफॉर्म्स का सिलसिला देखें तो PLI में रिफॉर्म आ गया, फिर हमने देखा कि सरकार अपनी इक्विटी कमिट कर रही है टेलीकॉम सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने देखा लेबर लॉ चेंज हुए हैं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म आ रहा है, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जाहिर है जो परिवर्तन हो रहा है इस समय डोमेस्टिक और इंडिया में ज़्यादा हो रहा है तुलना ग्लोबली जो हो रहा है इस समय। ग्लोबली चाइना में इश्यूज़ हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रही हैं, अमेरिका में हम देख रहे हैं डेट सीलिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस आई थिंक हैव पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म, बिकॉज जो आउटवर्ड लुकिंग आपके सेक्टर्स हैं मीर, उनमें इस समय एक तो शेयर काफ़ी रनअप हो चुके हैं,
आईटी, फार्मा के अंदर प्राइसिंग पावर को लेकर के तकलीफ है, और बाकी जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड थीम्स हैं मिहिर, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इस क्वार्टर में कुछ बहुत लंबा छलांग आने वाली है। बिकॉज अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो शिप्स कहाँ हैं, अगर शिप्स है तो कंटेनर कहाँ पर है, अगर दोनों है तो पोर्ट नहीं है, और अगर सब है तो उतारने वाला वहाँ पे लेबर नहीं है। तो एक्सपोर्टर्स को इस समय, स्पेशली मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स को, हम बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मगर ये क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन इन सप्लाई चेन, मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कोई बहुत बड़ी छलांग आने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया निकुंज, अपना नज़रिया हमसे शेयर करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं। शरद बताने के लिए बने हुए हैं हमारे साथ कि खबरों के दम पर आज कहाँ का एक्शन देखने को मिलेगा। शरद बताएं। सबसे पहले जो है लिस्टिंग पे फोकस कर लेते हैं हम। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड AMC का आज लिस्टिंग है। ये 4th जो AMC स्टॉक है जो लिस्ट होने वाली है, और उसके IPO प्राइस 712 रुपये प्रति शेयर है। सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 5.25 गुना हुआ था। एविएशन स्टॉक्स पे मिहिर बात कर रहे थे, तो टाटा ने ऑफ कोर्स एयर इंडिया का जो बिड जीता है 18,000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू पे, और एक और आंकड़े आए हैं DGCA के, जिसमें मई 2020 के जो हाईएस्ट नंबर्स जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ट्रैवल किए हैं वो 3 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। तो ओवरऑल जो अनलॉक थीम और एविएशन सेक्टर के जो है बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में भी बात करें तो बंधन बैंक का दूसरी तिमाही की अपडेट आई है। लोन्स और एडवांसेस में 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है, टोटल डिपॉजिट्स पे 24% का इजाफा, और कासा रेशियो में 8% की बढ़त होकर ऑलमोस्ट 44% हो गई है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर ले, एडवांसेस में 13% ग्रोथ, और कुल जो डिपॉजिट है ओवरऑल वो उसमें 40% ग्रोथ था। कासा के नंबर मुझे बहुत बेहतरीन लगे, डिपॉजिट ऑलमोस्ट 153% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली एडिबल ऑयल सेगमेंट में। तो जैसे आप अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए जो अदानी विल्मार में आता है, मैरिको, HUL, इमामी,